नमस्कार, पहाड़ प्रभात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष नेता प्रीतम सिंह पहुंचे हैं दिल्ली, जहां प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, किशोर उपाध्याय भी साथ में मौजूद हैं। कल कांग्रेस आला कमान ने सभी को दिल्ली तलब किया था। आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी के साथ बैठक हो सकती है। तो दिल्ली में जहां डैमेज कंट्रोल में लगता है, अब कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी के साथ बैठक हो सकती है। सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस समय दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हरीश रावत के एक ट्वीट से जहां उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली मच गई। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, किशोर उपाध्याय भी साथ में मौजूद हैं और कल कांग्रेस आला कमान ने सभी को दिल्ली तलब किया था। संभावना है कि आज राहुल गांधी से इन सभी की मुलाकात हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत की नाराजगी सामने आना कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दरअसल बीजेपी इसे मुद्दा बनाए या फिर पंजाब जैसे हालात बने, उससे पहले कांग्रेस इस स्थिति को संभालने की कोशिशों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को स्थिति जल्द से जल्द संभालने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, जिसके बाद आज हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। पूरे मसले पर मंथन होगा और हिदायतें भी दी जाएंगी और हालातों को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिशें होंगी। तो एक तरफ चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है उत्तराखंड, लेकिन इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस में ये घमासान और एक ट्वीट के बाद जहां खलबली मच गई उत्तराखंड कांग्रेस में, जिसके बाद इन्हें दिल्ली सभी दिग्गजों को तलब किया गया है। राहुल गांधी से भी मुलाकात, बैठक और कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं। वहीं दिल्ली आने से पहले हरीश रावत कल हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान हरीश रावत ने उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया था, इस पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने ही अंदाज में अपनी बात कह दी। मुझे केवल एक बड़े अमर गीत की दो लाइनें थोड़े से संशोधन के साथ गानी है। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड पर लुटाए जा। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर आज क्या होगा। तो दिल्ली में आज आलाकमान की बैठक है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता दिल्ली तलब किए हुए हैं और आलाकमान से मिलेंगे आज हरीश रावत। बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक भी आज होगी। तो ये आज कार्यक्रम है। उत्तराखंड के जो तमाम दिग्गज नेता हैं दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और आज उनकी एक अहम बैठक होने वाली है। इसके अलावा बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये भी आपको बता देते हैं। तो इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, साथ ही रंजीत रावत और भुवन कापड़ी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर मामला क्या है, मकसद क्या है, क्यों ये मुलाकात होगी। हरीश रावत के ट्वीट के बाद जो सियासी गरमाई आई है, उसे लेकर ये बैठक बुलाई गई है। 22 दिसंबर को लगातार 3 ट्वीट हरीश रावत ने किए थे। पार्टी संगठन में उपेक्षा की शिकायत उन्होंने की थी। करीबियों को संगठन में तवज्जो नहीं मिल रही, ये दर्द उनका छलका था और विरोधी अब इस मामले में मजे ले रहे हैं। ऐसे में लाजमी है आला कमान को हस्तक्षेप करना ही पड़ा है। उधर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कल रुड़की में मंगलोर पहुंचे थे। रुड़की के और यहां पर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल भी हुए थे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने हरीश रावत के ट्वीट पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली तलब किए जाने को एक रूटीन मीटिंग उन्होंने करार दिया। हरीश रावत जी ने जो ट्वीट किया है, उस परिप्रेक्ष्य में हरीश रावत जी आपको बता पाएंगे। मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमें समय समय पर बुलाता रहता है और आपको जानकारी भी है कि 2022 में हम चुनाव में जा रहे हैं, तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व से लगातार संवाद स्थापित करते रहते हैं। जो दिशा निर्देश राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है, उसका हम अनुपालन करते हैं।
और देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, चाहे बाकी नेता कुछ भी कहें, लेकिन आज दिल्ली में जो बैठक होने वाली है, जो इसका उद्देश्य है वो साफ है, लेकिन कितना जरूरी है ऐसे समय पर इन नेताओं के बीच जो गलतफहमी या फिर जो भी शिकवे शिकायतें हैं उन्हें दूर करना आलाकमान के लिए? देखिए, ये ऐसा वक्त था कांग्रेस के लिए कि जहां पर कांग्रेस को एकजुट होकर चुनाव में जाना था, लेकिन उससे पहले हरीश रावत के ट्वीट ने जिस तरह से कांग्रेस के अंदर घमासान मचाया है, उसके बाद हाईकमान ने सभी नेताओं को दिल्ली की तलब किया है। पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुँच गए हैं और संभवतः माना जा रहा है कि 10 बजे के करीब राहुल गांधी के साथ इन सबकी मीटिंग होगी। उसमें केसी वेणुगोपाल भी इसमें मौजूद रहेंगे, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। सभी को एकजुट रहने के निर्देश इसमें दिए जाएंगे कि सब एक साथ रहकर इसमें चुनाव में आगे जाएं। लेकिन पूरा जो मामला है वो हरीश रावत के एक ट्वीट ने जिस तरह से देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं उन पर सवाल खड़े किए हैं, तो उसको लेकर अब इसको पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में ये मंथन किया जाएगा, लेकिन देहरादून में जो भी नेता बैठे हुए, चाहे हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, तो वो तमाम नेता दिल्ली में नजरें गड़ाए हुए हैं कि आखिरकार कांग्रेस में क्या होने वाला है। क्योंकि हरीश रावत ये चाह रहे हैं कि चुनावों के दौरान जो भी चुनाव प्रबंधन से लेकर तमाम जो चीज़ें होनी है वो हरीश रावत के माध्यम से होनी चाहिए। और एक जो चेहरा लगातार मांग कांग्रेस के अंदर उठ रही है कि चेहरा घोषित किया जाना चाहिए कि 2022 में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कौन उम्मीदवार होंगे, तो वो हरीश रावत खुद चाह रहे हैं कि उनको चेहरा घोषित कर देना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया जाना है। और पिछले दौरान एक बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की रैली के दौरान जो एक संदेश देने की कांग्रेस ने कोशिश की थी कि सब एकजुट हैं, सब एक मंच पर नजर आए थे, उसके बाद इस तरह का घमासान होना कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती होगा, सबको एक साथ चुनाव में जाना। क्योंकि इससे बड़ी जो दिक्कत अनु होने वाली है वो टिकटों को लेकर होने वाली है। टिकटों का बंटवारा होगा तो उसमें तमाम जो समर्थक नेता है वो दावेदारी कर रहे हैं, तो अपने अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाया जाए। ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में होने वाली है। उससे पहले कांग्रेस के अंदर जो घमासान है उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय नेताओं ने अब सभी को तलब किया है और आज 10 बजे का इंतजार किया जा रहा है कि राहुल गांधी किस तरह के निर्देश अनु देते हैं कि सब एकजुट होकर चुनाव में जाएं। ठीक, पंकज आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन और हरीश रावत के बीच चल रही नाराजगी के बीच एक नई चीज सामने आई है। बुधवार को हरीश रावत ने यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी से मुलाकात की, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल और भी तेज हो गई। हरीश रावत और काशी सिंह एरी की मुलाकात के दौरान पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि यूकेडी उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल है और इस बार यूकेडी भी प्रदेश में अपनी खोई सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटा है। इसके लिए यूकेडी प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रही है। मुलाकात के बाद यूकेडी अध्यक्ष काशी सिंह एरी का बयान सियासी कयासों को और भी हवा देता दिखाई दे रहा है। काशी सिंह एरी ने कहा है कि हरीश रावत यूकेडी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। भी मिले थे और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि रावत जी और संगठन के बीच में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं है। हम तो मिलने गए थे उत्तराखंड के बारे में, हम तो जिससे भी मिलते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के बेहतरी की, चाहे वो भाजपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो। और हरीश रावत जी कहते रहे हैं उत्तराखंडियत की बात। हमने कहा आप उत्तराखंड की खंडियत की बात करते हो तो भाजपा में और कांग्रेस में रह के तो उत्तराखंडियत बच नहीं सकती है। उत्तराखंडियत बच सकती है तो केवल और केवल उत्तराखंड का आंदोलन से, बाकी आपकी मर्जी। क्या कुछ आया, कुछ इनपुट आया? उनने हंसे जवाब नहीं दिया। अब बाकी इनके ऊपर है, आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक बड़ी खबर से रूबरू आपको कराते हैं, जहां प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ये फैसला लिए जाने की संभावना है। कुछ और पाबंदियां भी विचारणीय हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार कोविड के खतरे को देखते हुए, खासतौर पर ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू पर विचार कर सकती है। कोविड के फीडबैक के बाद अब रोजाना स्वास्थ्य विभाग की बैठकें भी होंगी। अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू ने डीएम और सीएमओ के साथ बैठक में ये निर्देश दिए हैं। तो एक तरफ जहां न्यू ईयर और क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए काफी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं, ऐसे में व्यवस्था दुरुस्त रहे और जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, इसे देखते हुए अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन कुछ और पाबंदियों पर विचार किया जा रहा है, ये जानकारी भी मिल रही है।
और हमारे संवाददाता देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, जहां क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन लोग पहाड़ों में अमूमन गुजारने और उसे सेलिब्रेट करने की ज्यादा इच्छा रखते हैं, ऐसे में उत्तराखंड के लिए क्या चुनौतियां और क्या तैयारियां हैं? अनु देखिए, आज से पूरे उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। तमाम लोग, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ सेलिब्रेट करने के लिए देहरादून और तमाम जगहों का रुख कर रहे हैं। मसूरी, नैनीताल, रामनगर, रानीखेत, तो ऐसे जो पर्यटक स्थल है जहाँ पर लोग नाइट स्टे करते हैं और क्रिसमस और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर इस तरह की पाबंदियाँ और इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं कि कहीं जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो ना बढ़ जाए। क्योंकि देहरादून में एक मामला आया, स्कॉटलैंड से एक महिला देहरादून लौटी थी, उसमें ये पुष्टि हुई और उसके माता पिता में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। उनके जो ओमिक्रॉन का वायरस है उसकी जांच के लिए सैंपल दिल्ली भेजा गया है और कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो देखना होगा कि उसमें किस तरह की संभावना बताई जा रही है। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर राज्य सरकार इस ओर बढ़ रही है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए उत्तराखंड में। उसके साथ साथ ही जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर सख्ती बरती जाए, क्योंकि अभी तक ओपन तौर पर बॉर्डर एरिया से तमाम जगहों से लोग आ रहे थे, वहाँ पर किसी तरह की पाबंदियाँ नहीं थी। चाहे हम नारसन बॉर्डर की बात करें, चिड़ियापुर बॉर्डर की बात करें, या काशीपुर में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है वहाँ की बात करें, वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें सामने आई हैं कि लोग बिना रोक टोक के आवाजाही कर रहे हैं। तो सरकार इस ओर बढ़ रही है कि जिस तरह अगर ओमिक्रॉन का या कोरोना के वायरस में अगर दिक्कत आती है या आगे और संभावना बढ़ती है वेरिएंट की, तो उसको रोकने के लिए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। उसके साथ साथ ही अन्य जो पाबंदी हैं, बॉर्डर एरिया पर चेकिंग बढ़ाई जाए। उसके साथ साथ ही जो कोरोना जाँच के सैंपलिंग की जो कम पिछले दिनों जाँच हुई थी उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि संभावना देखिए इस तरह की बताई जा रही है कि नए साल में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, पर्यटक अलग अलग जगहों पर आएंगे। और जिस तरह की जानकारी मिली है, तकरीबन 90% होटलों की बुकिंग पहले ही अलग अलग राज्यों से हो चुकी है। तो ये संभावना इस तरह के सेलिब्रेशन के बाद ही कोरोना के केसेस लगातार बढ़ भी जाते हैं। पंकज, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है। ओमिक्रॉन संक्रमित युवती के माता पिता भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले ही स्कॉटलैंड से दून लौटी थी ये महिला। जांच के बाद युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी और अब माता पिता भी पॉजिटिव हैं। फिलहाल इनकी भी जांच की जा रही है। तो ऐसे में उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्कॉटलैंड से दून ये युवती लौटी थी और उसके बाद अब माता पिता में भी संक्रमण दिखा है। पहाड़ों की रानी मसूरी क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। मसूरी में 5 स्टार होटल लगभग फुल हो चुके हैं। होटल्स में बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है और वहीं दूसरी ओर होटल्स में भी 80% बुकिंग हो चुकी है, जो दूसरे बाकी होटल्स हैं। माना जा रहा है कि नए साल के जश्न को लेकर मसूरी पूरी तरीके से पैक हो चुकी है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के अलावा कोविड के नियमों का पालन कराना बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसे लेकर लगातार सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मसूरी होटल एसोसिएशन सचिव अजय भार्गव ने भी क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। जो है 31 और क्रिसमस को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। हम लोगों के यहाँ करीबन 80% के आसपास बुकिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग चिंतित भी हैं ओमिक्रॉन को देखते हुए। हमने अपने होटल व्यवसायियों को सबको जो है इस बारे में निर्देशित भी कर रहे हैं कि वो अपनी पुरानी जो SOPs हैं उसके हिसाब से अपना आगे चलें, उसी का पालन करते हुए आगे चलें और सुरक्षा के सारे उपाय किसी भी तरह बना करके रखें। और साथ में हम लोगों को अपना व्यवसाय भी देखना है, लेकिन साथ साथ हमारे लिए जान भी जरूरी है, मास्क भी बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी भी बहुत जरूरी है। नैनीताल में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए पर्यटकों का आना जारी है। फेस्टिवल सीजन और ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच पर्यटक नैनीताल में घूम रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते दिख रहे हैं। एक तरफ लोग क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्रिसमस को लेकर सभी होटल व्यवसायियों ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्यटकों के लिए गाला डिनर, लाइव म्यूजिक, क्रिसमस थीम और गेम्स जैसी कई एक्टिविटीज की जाएंगी। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से कराया जाएगा। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं प्लीज अपना ध्यान रखिए। जैसे दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन जो नया वायरस आया है उसके भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर का सब कुछ बैन कर दिया है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। अपना ध्यान रखिए,
बस घूमने के लिए जरूर आइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए। हमारा होटल में ही पैकेज हो रहा है, तो आई प्रेफर कि मैं वहीं पर ही सेलिब्रेट करूं और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन रखते हुए अपने ही हम दोनों ही आपस में सेलिब्रेट करें। दैट्स ऑल। ये जो है आज हमने एक जो पर्यटक सीज़न आ रहा है, जो पीक सीज़न आ रहा है, जो क्रिसमस और न्यू ईयर जो है अभी नैनीताल में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। साथ ही जो है कोविड का भी हमको पालन कराना है, तो इसमें सबको अवगत कराया गया है कि जितना पर्यटन जरूरी है उतना कोविड के नियमों का भी आपको पालन करना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। तो पुलिस भी इसमें फॉलो कराएगी और जनता जो होटल वाले, एसोसिएशन वाले और टैक्सी वाले, उनको भी अवगत कराया गया है कोविड के नियमों के बारे में। वहीं रामनगर में ओमिक्रॉन के खतरे से लोग बेखबर हैं। यहां कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, लेकिन लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क के ही लोग बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। देहरादून से एक अहम खबर आपको बताते हैं, जहां आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शाम 7 बजे मंत्रिमंडल की ये बैठक होगी। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद सचिवालय मीडिया सेंटर में ब्रीफिंग होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। छात्रों के लिए मुफ्त टैब के लिए धनराशि, कोविड हेल्थ पॉलिसी, स्वरोजगार और कई विभागों की नियमावली में संशोधन जैसे मामलों पर सरकार मोहर लगा सकती है। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की टीम ने डेरा डाल दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर टीम पहुंची हुई है, जहां मुख्य सचिव के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक करने वाली है। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें से एक उत्तराखंड भी शामिल है। मुख्य सचिव के साथ यहां चुनाव आयोग की टीम अब बैठक करेगी। सुबह 11:30 बजे मुख्य सचिव के साथ ये बैठक है। प्रदेश के सभी डीएम और एसएसपी इस बैठक में शामिल रहेंगे। प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को लेकर ऐलान हो सकता है। तो 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम देहरादून पहुंची हुई है। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी देहरादून पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी का स्वागत किया। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जो बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है, किस तरह का ये ऐलान हो सकता है और इस बैठक में और क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल अनु, देखिए 11:30 बजे ये बैठक आज होगी। मुख्य भारत निर्वाचन आयोग के साथ मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम एडिशनल एसएसपी, एडिशनल कमिश्नर और तमाम विभागों के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे करीब एक स्थानीय होटल में बैठक होगी। इसमें मुख्य रूप से जो फीडबैक चुनावों को लेकर है, उसका फीडबैक भारत निर्वाचन आयोग की टीम लेने वाली है। किस तरह से आगामी तैयारियाँ उत्तराखंड में की जा रही हैं। कल एसएसपी और तमाम जो डीएम थे सभी जिलों के, उनके साथ एक बैठक हो चुकी है। राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक हो चुकी है चुनाव आयोग की, और उन्होंने पूरी तरह से तैयारियों का फीडबैक लिया है कि किस तरह की उत्तराखंड में तैयारी की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है। अधिकांश जो क्षेत्र है पहाड़ी राज्य है और वहाँ पर वोटिंग के दौरान काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जो बूथ होते हैं वहाँ पर लोगों को आने जाने की काफ़ी तरह की समस्याएं होती हैं, चाहे हम पानी की व्यवस्था करें, शौचालय की बात करें या उसके बाद घर से लेकर बूथ तक जाने की बात हो, तो ये तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। और इस बार क्योंकि बेहतर व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिए जा रहे हैं कि हर तरह से 2 किलोमीटर की दायरे में एक बूथ होना चाहिए, ताकि जो वोटर्स हैं उनको किसी तरह भी दिक्कत ना हो। उन तमाम चीज़ों का फीडबैक लिया जाएगा और संभावना ये मानी जा रही है कि चुनावों को लेकर जो तारीख का ऐलान है वो हालांकि अभी तय नहीं हो पाया कब होंगे, लेकिन आज अंतिम ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग 12 बजे चुनाव आयोग करेगा, उसके बाद ये तय होगा। जानकारी मिलती है ये भी देखना होगा। पंकज, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हरिद्वार से बताते हैं, जहां जितेंद्र नारायण सिंह, जिनका पहले नाम वसीम रिजवी था, इन पर केस दर्ज हुआ है। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने पर यह केस दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर इस भाषण का वीडियो भी वायरल है। वीडियो को टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने ट्वीट किया था। सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने केस दर्ज कर लिया है। 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, जहां पर जितेंद्र नारायण ने एक विवादित बयान दिया था, भाषण दिया था, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
रामनगर में बाईपास पुल के पास एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक एक सप्ताह पहले घर से नाराज होकर कहीं चला गया था, जिसकी परिजन लगातार तलाश कर रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब इसकी शिनाख्त की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि मृतक के शरीर पर बाघों के पंजों के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया मृतक को बाघ ने मारा होगा। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भारत सरकार के जल शक्ति और नमामि गंगे मंत्रालय के तहत गंगा समेत देश की तमाम नदियों के किनारों पर नदी उत्सवों का भव्य आयोजन किया गया। नदी उत्सव महोत्सव के आखिरी दिन गंगा विचार मंच उत्तराखंड ने उत्तरकाशी में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के 300 छात्रों को पेन और पेंसिल उपहार के तौर पर दिए। इस दौरान गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने का प्रण भी लिया गया।